नहीं है। यानी यहां पे अभी जो कट ऑफ आपका बनेगा, अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें रिजर्वेशन जैसा कुछ भी नहीं होना है ना, जो कि रूल बुक में लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे महिलाएं हो चाहे कैटेगरीज हो, यहाँ पे अभी उस हिसाब से जैसे महिलाओं का और बाकी चीजों का है, तो वहां पे आरक्षण का कोई नियम कायदा नहीं है, ये आप यहाँ पे देख लेना, है ना। अब हम आते हैं हमारे असली मुद्दे पर, ठीक है। और मैं 1 मिनट चीजें और देख लूं। देखो, हमने आप सभी को एक गूगल फॉर्म दिया था, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि कल भी मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद अचानक से संख्या और बढ़ गई। लगभग जो मैं बात कर रहा हूं वो 50,000 से ज्यादा विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। 50,000 से ज्यादा बच्चों ने उस फॉर्म को भरा और अपने स्कोर और अपने एग्जाम के जो रिव्यूज थे वो हमारे साथ शेयर करे। डे टू डे आपने जो किया वो अलग बात है ना। तो हमने मोटे मोटे तौर पर जो हमारे पास डेटा आया है उसमें यूआर के जो बच्चे थे वो 11% थे, ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं वो 10.5% थे, ओबीसी के बच्चे ज्यादा होते ही हैं 39.8% है, एससी के बच्चे 20% है और एसटी के बच्चे 18% है। यानी यूआर और ईडब्ल्यूएस को देखोगे तो काफी करीब है, एससी एसटी की संख्या देखोगे वो करीब है, ओबीसी आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा एक सर्विसमैन और बाकी भी है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम परसेंटेज में, तो उनको हमने यहाँ पे नहीं लिया है। ये कौन सा डेटा है जो हमारे पास आया है, और जो मैं जितनी भी बात करूंगा वो उसी डेटा की करूंगा जो गूगल फॉर्म आप लोगों ने भरा था, ठीक है। तो ये परसेंटेज है, और अगर 50,000 बच्चों पे ये नियम लागू होता है तो कहीं ना कहीं मेरा अनुमान है कि जितने बच्चे रियल एग्जाम में बैठे होंगे उसमें भी परसेंटेज लगभग इसी के आसपास बैठेगा। जो 50,000 बच्चों के साथ डेटा सेट हो रहा है वही लगभग 7 लाख 8 लाख जितने बच्चे बैठे होंगे उनके साथ भी सेट होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल आपका जो रहेगा, है ना, एक और चीज आपको चलो बता देता हूं। जो डेटा हमारे पास आया है उसमें अगर मेल और फीमेल का परसेंटेज देखें तो उसमें लगभग 72% हमारे पास मेल है और 27% के आसपास हमारे पास फीमेल है ना। यानी 72 और 27 का रेशो आपको मेल और फीमेल का मिलेगा उन 50,000 बच्चों में जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है। और शिफ्ट की अगर बात करें तो हमारे पास 49.4% डेटा जो मैं बात करूंगा वो पहली शिफ्ट के आधार पे करूंगा, और जो सेकंड शिफ्ट है वो लगभग 50.6 के आसपास रही है, ठीक है। और हमने क्या किया कि ये भी पता लगाया कि भाई कितने बच्चों के मार्क्स 80 से ज्यादा है, कितने लोगों के 70 से ज्यादा है, कितने लोगों के 60 से ज्यादा है, कितने लोगों के 50 से ज्यादा है, वो सारी बातें भी यहाँ पर है। तो आप ये भी देखो, वैसे तो आपने रोज एनालिसिस में देखा ही है कि आज किसी के 84 रहे, किसी के 76 रहे, किसी के 70 रहे, वो सारी बातें हमने बताई आपको, है ना। अब आप ये देखो कि जो 50,000 बच्चों का डेटा हमारे पास आया है, इन 50,000 बच्चों में से 80 नंबर से ज्यादा लाने वाले यूआर कैटेगरी में 318 लोग मिले हैं। 50,000 बच्चों में से यूआर कैटेगरी में 318 बच्चे हैं। अब आप एक चीज ये समझो कि 50,000 बच्चों में यूआर कैटेगरी के बच्चे कितने हैं? 11%, है ना। मतलब आप ये समझो कि अगर 50,000 ही अभी मैं राउंड फिगर ले लूं तो 50,000 का 11% अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 5500। तो 5500 यूआर के बच्चों में 318 बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 से ज्यादा नंबर आए हैं। आ रही बात समझ में? और अगर 50,000 बच्चों में ये चीज लागू होती है तो यही का यही परसेंटेज 6 लाख या 7 लाख में भी लागू होगा, है ना। कि अगर आप सपोज करिए कि एग्जाम 7 लाख बच्चों ने दिया है तो 7 लाख बच्चों में अगर यूआर के बच्चे 11% होंगे, ठीक है, जो कि आपके कितने होंगे? 77,000 होंगे। तो 77,000 में भी रेशो यही बैठेगा कि अगर 5,000 बच्चों पे 300 है तो वही का वही रेशो आपका वहां भी बैठेगा। आप ऐसे थोड़ा अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। अब एक चीज यहां पे समझो कि इनमें ऐसे कितने बच्चे जिनके 70 से ज्यादा नंबर हैं, तो ये सबसे ज्यादा हमें दिखा 3324, और ये आपको सभी में ज्यादा दिखेगा, ठीक है। 60 से ज्यादा कितने बच्चों के नंबर है? यानी 60 से मतलब है कि 60 से 70 के बीच में 2016 बच्चे हैं। 50 से ज्यादा कितने हैं? तो 534 बच्चे हैं। और ये सारी बातें मैं 5500 में से कर रहा हूं, ठीक है। अगर इसके बाद हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप ये समझो कि लगभग 5,500 यूआर के बच्चों का ये डेटा है ना। अब अगर ओबीसी पे चलें जो कि लगभग 39 या 40% ही मान लूं मैं, तो अगर मैं 50,000 का 40% यहां पे निकालूं तो आप ये समझो कि 20,000 बच्चों में से 80 से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या 1248 है, 70 से ज्यादा नंबर लाने वालों की संख्या 9,450 है, 60 से ज्यादा नंबर लाने वालों की संख्या 8,500 है, और 50 से ज्यादा नंबर लाने वालों की संख्या 2,250 है आउट ऑफ 20,000, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करूं जिसका लगभग 20% है, तो अगर मैं 50,000 का 20% निकालता हूं तो 10,000 आएगा। लगभग 10,000 बच्चों में 80 से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 282 है। 70 से ज्यादा है 2,500, 60 से ज्यादा है यहाँ पे 6300, और 50 से ज्यादा है यहाँ पे 2,274, ठीक है। और लगभग एसटी में भी वही परसेंट है। एसटी में आपको 18 है, तो मैं इसको भी अगर आउट ऑफ 10,000 ही एक बेस पकड़ लूं तो यही की स्थिति है। अब आप एसटी में देखेंगे 80 से ज्यादा नंबर लाने वाले संख्या 126 है, ठीक है। 70 से ज्यादा वालों की संख्या यहां सबसे कम है 728, 60 से 4,152, और 50 के आसपास जो है वो 4,774 है। मतलब यहां पे ये संख्या ज्यादा है। और लास्ट है हमारा ईडब्ल्यूएस जो कि अगेन 10.5% है, तो एसटी के ही बराबर मतलब यूआर के ही बराबर में ले लूं तो लगभग 5,500 अगर ईडब्ल्यूएस के बच्चों को देखा जाए तो 80 से ज्यादा नंबर लाने वालों की संख्या 360 है। यानी आप अगर देखोगे कि सेम संख्या ईडब्ल्यूएस और यूआर की है, लेकिन यूआर के बच्चों का 80 से ज्यादा नंबर लाने वालों का परसेंटेज हमें ज्यादा मिला है ना। 70 से ज्यादा नंबर है 3,150 बच्चों के, अगेन ये लगभग क्लोज है। 60 से ज्यादा बच्चे हैं 2,300, इधर से ज्यादा है 50 से ज्यादा है। ये एक सबसे बड़ी क्लैरिटी हमें देता है कि बच्चों के एवरेज मार्क्स क्या रहे हैं। तो आप इस बात को समझो
कि जो सिलेक्शन वाले बच्चे होंगे, मैक्सिमम बच्चे या 60 और 70 के बीच में आपको यहां पे दिख रहे हैं, 80 वाले सबसे कम होंगे, ये तो दिखती बात है। तो ज्यादातर जो कंपटीशन है वो इन्हीं बच्चों में रहना है। भाई अगर 80 के ऊपर आपके नंबर हैं तो आपको दुनिया में किसी से पूछना ही नहीं है, आपको फिजिकल की तैयारी करनी ही करनी है ना, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप 60-70 के आसपास हो, अच्छा 50 से, अगर आप 50 या 50 से नीचे हो तो भी आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम चांस है। हाँ, कुछ कैटेगरीज में चांसेस हो सकते हैं, वो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप यूआर से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको फिर 50 से कम में सोचना ही नहीं है तैयारी करने के बारे में, है ना, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, आपको भी पता है। तो ये हो गया। असली जो सवाल है वो इन्हीं बच्चों का है कि भैया 60-70 नंबर, 60 है, 70 है या 70 से 80 है, हम तैयारी करें कि नहीं करें। इन्हीं की बात में सबसे ज्यादा भी करूंगा और इन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत भी है गाइडेंस की, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, इस पे अभी मत जाना, ये हमने एक एवरेज मार्क्स निकाले हैं। आपको एक बात सबसे पहले यह समझनी पड़ेगी कि कट ऑफ किन आधार पर तय होता है। कट ऑफ भाई एक तो क्या होता है, सारे एग्जाम शिफ्ट वाइज होते हैं, तो हर एक शिफ्ट का लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। फिर यहां पे एग्जाम का और पेपर का लेवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई किस शिफ्ट में लेवल कैसा था, है ना। इसके बाद एग्जाम का लेवल हो गया, क्वेश्चंस का लेवल हो गया, शिफ्ट वाइज चीजें हो गई। अगला बहुत महत्वपूर्ण यह होता है कि भाई वैकेंसी कितनी है, ठीक है, और एग्जाम देने कितने बच्चे आए, जिसको हम कहते हैं कि एग्जाम में अपीयर कितने लोग हुए, एग्जाम देने कितने लोग आए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर कितने बढ़ेंगे या कम होंगे। कट ऑफ किसी एक चीज पे तय नहीं हो सकता है, कट ऑफ मल्टीपल चीजों के आधार पे तय होता है। मैं आप आगे बढ़ने के पहले इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि जो मैं आगे बताऊंगा ये सिर्फ मेरा एक अनुमान हो सकता है। सटीक कट ऑफ कि कोई 100% कट ऑफ बता दे, कोई नहीं बता सकता। इवन अगर ईएसबी के लोग भी ऑफिशियल मान लो कट ऑफ बताने लगे, तब भी वो नहीं बता सकते। जब तक पूरा रिजल्ट नहीं बनेगा, जब तक सारी चीजें तय नहीं होंगी, तब तक कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। आप कहोगे कि पिछली बार का कट ऑफ ही गया था, इस बार का ये होगा, तो वो भी संभावना नहीं है। पिछली बार 7090 पद थे, इस बार 7500 पद हैं। पिछली बार शायद 10 लाख या उससे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा, इस बार 9 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा। उस साल एग्जाम में बैठने वाले बच्चों की संख्या अलग थी, इस बार बैठने वालों की संख्या अलग है। उस समय पेपर मुझे लगता है कि पिछली साल का जो 2023 का पेपर है वो ज्यादा टफ आया था, इस बार उसके मुकाबले काफी ईजी आया है। कोई भी ऐसी सिमिलैरिटी नहीं है, कोई भी ऐसी समानता नहीं है कि जो उस साल और इस साल हुई हो। हर चीज अलग है, एक एक चीज अलग है। जब हर एक चीज अलग है तो कट ऑफ भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि आज के इस वीडियो से आपको एक हल्का फुल्का आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, मेरी लगभग एक संभावना कुछ बन सकती है या नहीं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बताऊंगा, या मेरे अलावा कोई भी बताएगा, वो बिल्कुल कोई सटीक नहीं बता सकता। जो मैं बताऊंगा हो सकता है कि वो 60%, 70%, 80% तक सही हो जाए। पिछली बार हमने जो बताया था वो लगभग उसी के आसपास था, मतलब हमारी 90% एक्यूरेसी थी जो हमने चीजें बताई थी। अगेन बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको एकदम मॉरल डाउन नहीं कर लेना है, आपको एकदम पत्थर की लकीर नहीं मान लेना है, और आपको एक समझदार स्टूडेंट की तरह इस बात को समझना है कि यार कट ऑफ दुनिया में कोई इंसान नहीं बता सकता, है ना। हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, क्या चीजें पुरानी रही है उसको समझ सकते हैं, और एक अनुमान बता सकते हैं कि ये हो सकता है, होगा, ये नहीं हम कह रहे हैं, है ना। इस बात को समझो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। पर मैं फिर भी कहता हूं, कई बार ऐसा मन में होता है कि नहीं, कर लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि यार आपको मान लो आपके 50 नंबर हैं, मैंने कहा कि नहीं आपकी कैटेगरी का कट ऑफ 60 के ऊपर जा सकता है, आप फिजिकल की तैयारी करना चाहो तो कर लो। 1 घंटा आप ये मान के कर लो कि अपने शरीर को 1 घंटा रोज देना है, एक्सरसाइज करना है, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस के हिसाब से देना है, तो आप कर सकते हो। क्योंकि आज नहीं करोगे, अगले साल आप अच्छी तैयारी करके, अगले साल आप अच्छी फिजिकल की तैयारी करना ही चाहोगे, तो आप 1 घंटे हेल्थ बेनिफिट के नाम से देना चालू कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि भाई इसके नीचे वाली तैयारी मत करो तो नहीं करना है, ऐसा नहीं। अगर मन की आवाज है, दिल की आवाज है, आपको लगता है कि कर लेते हैं, है ना, सर ने ये कट ऑफ बता दिया, पिछले साल का ये गया, पर यार हो गया तो। क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या मैं बताता हूं क्या है, और वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा एग्जाम में 71 मार्क्स लाया, ठीक है, 71 मार्क्स लाया, मान लीजिए उसकी कैटेगरी का कट ऑफ 2023 में 68 गया था। एक एग्जांपल समझना, उसकी कैटेगरी का कट ऑफ 2023 में 68 गया, इस बार उसके 71 मार्क्स है। अब वो मुझसे कहेगा कि सर अब आप बताओ मैं तैयारी करूं कि ना करूं। मेरा आप सबसे एक ही सवाल है, जितने भी बच्चे कमेंट में अपने मार्क्स लिख रहे हैं, एक ही सवाल आपसे है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स कितने होंगे, ये बता दो आप मुझे, ठीक है। आपके रॉ मार्क्स, इसको कहेंगे रॉ मार्क्स, कच्चे नंबर, ठीक है। रॉ का मतलब होता है कच्चे। तो आपको जो एग्जाम में डिस्प्ले हुआ है वो रॉ मार्क्स है ना, 71 मार्क्स है। अब मुझे ये बताओ कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर कितने हो जाएंगे, क्योंकि पेपर चला है लगभग 40 दिन, एक दो दिन 2-4 कम ज्यादा हो सकते हैं, तो लगभग 75 से 80 शिफ्ट में परीक्षा हुई है। हर शिफ्ट का लेवल अलग था, हर शिफ्ट में चीजें अलग थी। तो अब जब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगेगा तो किसी के नंबर बढ़ेंगे, जिनकी शिफ्ट आसान थी उनके नंबर कम होंगे, जिनकी शिफ्ट टफ थी उनके नंबर बढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? अब आपकी शिफ्ट आसान थी, टफ थी, कितनी थी, किस शिफ्ट के कंपैरिजन में आपकी आसान थी, ये हमें पता ही नहीं है। तो अगर इस 71 मार्क्स वाले के नॉर्मलाइजेशन के बाद मान लो उसके नंबर हो गए 66, तो हो सकता है कि अपनी कैटेगरी को पार ना कर पाए। यहां बहुत अच्छे नंबर लाया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन क्योंकि उसकी आसान शिफ्ट थी, उसके नंबर ज्यादा आ गए। टेस्ट वो लगाता था तो 60 ही नंबर आते थे।
अपनी शिफ्ट में गया, पेपर बड़ा आसान आ गया उसका, बाय चांस किस्मत से, तो उसके नंबर अच्छे आ गए। अब वो खुश कि मेरे तो 71 आ गए। नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर आपके कम हो गए, आपका कट ऑफ गया 68, आपका है 66, फिजिकल का कॉल नहीं आएगा। हो सकता है कि आपने वो टफ शिफ्ट होने के बाद 71 ले आए और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 75 मार्क्स हो गए। इसलिए इस बात को समझो कि अभी नॉर्मलाइजेशन लगना बाकी है और उससे आपके मार्क्स या तो बढ़ेंगे या कम होंगे। इसलिए सटीक बताना बड़ा डिफिकल्ट है ना। शायद मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आया होगा। ये हमने एक एवरेज मार्क्स निकाले हैं कि भाई हमने सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को प्लस किया। हो सकता है कि भैया रमेश के 45 आए हों, सुरेश के 48 आए हों, है ना, स्नेहा के 55 आए हों, फिर श्याम के 70 आए हों। सबके मार्क्स को जोड़ के हमने पूरे बच्चों की संख्या का भाग दिया उस कैटेगरी का, तो हमें पता चला कि यूआर कैटेगरी का एवरेज मार्क्स 73 आ रहा है, ओबीसी का एवरेज मार्क्स 70 आ रहा है, एससी का एवरेज मार्क्स 63 है, एसटी का 60 है और ईडब्ल्यूएस का 68 है। ये हमारा एक एवरेज मार्क्स है, कट ऑफ नहीं है, ये एवरेज है। जो डेटा आपने हमें भेजा ये मैं उसका एवरेज बता रहा हूं आपको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं 2023 की। 2023 का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम हुआ है ना, जो आपका फर्स्ट एग्जाम अभी अभी आपने दिया है, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि उसका कट ऑफ क्या गया था। तो अगर मैं यूआर की बात करूं 2023 में, तो इनका कट ऑफ गया था भैया 79 से ज्यादा नंबर लाने। 79 में भी 0.72 है ना। अगर किसी का 79.70 भी रहा होगा तो उसको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया। 0.1 की भी वैल्यू होती है, 0.01 की भी वैल्यू होती है ना। तो लास्ट ईयर का यूआर का जो कट ऑफ है वो 79.72 गया है और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर है ना। एससी का जो कट ऑफ है 2023 का वो गया है 66.67, एसटी का कट ऑफ गया है 57, ठीक है। फिर ओबीसी का जो कट ऑफ है वो गया था 75 और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो गया था आपका 71। यानी आप अगर देखो तो यूआर का कट ऑफ सबसे ज्यादा है 79, उसके बाद ओबीसी का कट ऑफ था 75, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 71, उसके बाद एससी का कट ऑफ था 66 और सबसे लास्ट में अगर एसटी का कट ऑफ देखें तो वो था 57। ये 2023 के पहले एग्जाम का। मैंने इसमें फिजिकल के मार्क्स नहीं जोड़े हैं, फाइनल कट ऑफ की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपको पता है कि अभी 100 नंबर का फिजिकल है और फिर फाइनल जो होगा वो अलग बात है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। तो ये है 2023 का प्रथम चरण, है ना। ये व्यापम की पीडीएफ का है और इन्होंने प्रथम में ये प्र नहीं लगाया यहाँ पे ना, प्रथम लिख दिया है, तो मैं इसको सही कर देता हूं। उन्होंने तो लिख दिया प्रथम, ठीक है। ये कट ऑफ है भाई, ठीक है। अब मेन मुद्दा जिसको आप सुनने आए हो वो स्लाइड में आपके सामने ओपन करने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से आप मेरी बात को सुन लेना, ठीक है। और जो बच्चे अभी इस बार कम नंबर लाए हैं तो हम अभी जनवरी में नया एमपी पुलिस का स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं 2026 को टारगेट करके, उसको आप ज्वाइन कर लेना, है ना। बहुत कम फीस में उसको हम आपके लिए लेकर आएंगे क्योंकि आपको पता ही है कि वो एग्जाम आ रही है, ठीक है। ये नया आपका कर्मवीर 7.0 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ये बैच नया आ रहा है। चलिए, तो अब सारी दलीलों को, सारे गवाहों को सुनने के बाद, सारे डेटा को एनालिसिस करने के बाद 2025 का जो एग्जाम हुआ है उसमें हमने जो एक अनुमान बनाया है वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं फिर बात समझा रहा हूं कि ये एक अनुमान है, लगभग आपको एक आइडिया हो जाएगा कि फिजिकल की तैयारी किसको करनी है किसको नहीं। तो अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर यूआर वालों का बताओ, तो मैं कहूंगा कि अगर 70 से 80 के बीच में आपके नंबर हैं या उससे ज्यादा हैं तो आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ओबीसी मैंने इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी लिया है। अगर मैं यहां बात करूं तो लगभग 68 से आप मान के चलिए कि 78 मार्क्स के आसपास आपके पास हैं, बल्कि इसको मैं 67 कर लेता हूं, है ना। तो 67 से आपके 78 की रेंज में है तो आप ओबीसी में है तो तैयारी कर सकते हो। यहां पे अगर मैं देखूं तो 62 से आप मान के चलिए कि लगभग 71 72 के आसपास अगर आप हैं आपको तैयारी करनी चाहिए। एससी में बात करूं तो 50 से लेकर अगर 70 तक भी हैं तो आप तैयारी कर सकते हो। और ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो 60 से लेकर अगर आप 70 75 80 तक हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। जो डेटा हमने समझा, 2023 का जो रिजल्ट आया, 2023 का जो कट ऑफ गया, अभी जो आप लोगों ने अपने परफॉर्मेंस बताए, उन सब के आधार पे हम ये बता रहे हैं, है ना। अब हो सकता है, फिर मैंने आपसे एक ही बात मैं फिर कहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स में क्या चेंज आएगा वो हमें नहीं पता। अगर ऐसा है जो मैंने उदाहरण दिया कि अब मैंने कहा कि यार ओबीसी में अगर किसी के 65 है तो सर वो तैयारी करे या ना करे। अब दो बातें हैं, आपने अगर रेगुलर एनालिसिस देखा है और आपको ये समझ में आया कि सर मेरा उस दिन पेपर टफ था, मेरी शिफ्ट टफ आई थी, तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। और आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी उसके बावजूद आपके 65 नंबर आ गए और पेपर उस दिन बाय चांस बहुत सरल आया था, तो मार्क्स कम होने की संभावना है। तो अगर बताए हुए कट ऑफ के हिसाब से आपके मार्क्स सेट नहीं हो रहे हैं तो मैं फिर अपनी एक ही बात कहूंगा कि थोड़ा सा रिस्क लेके आप फिजिकल की तैयारी कर लेना, है ना। फिजिकल की तैयारी बेकार तो जाएगी नहीं, अल्टीमेटली आप अपनी हेल्थ पर ही काम कर रहे हो, तो रनिंग आप कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, 1 घंटा 1.5 घंटा हेल्थ को दे रहे हो, यही मान के वो वसूल हो जाएगा। तो फिजिकल की तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि सर आपने जो बता दिया वो ठीक है, लेकिन मुझे तो अंदर से लगता है कि तैयारी कर लेनी चाहिए, सबसे बढ़िया दिल की आवाज वही रहेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अब यार अगर हम कट ऑफ को देखें, जैसे पिछली बार का यूआर का कट ऑफ गया था, यूआर का कट ऑफ गया था 79। अब अगर आप यूआर कैटेगरी में हो और आप अगर 68 या 65 नंबर पे हो तो बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। यूआर का कट ऑफ अच्छा जाएगा, 75
के आसपास उसका 75 से 80 के बीच में ही उसका कट ऑफ जाएगा। 75 है उसके आसपास जाएगा, मैंने एक रेंज दे दी है। 70 ऑलरेडी मैं सेफ बोल रहा हूं कि यार 70 भी है तो कर लो तैयारी, है ना, लेकिन उम्मीद तो पूरी है कि 75 है उसके ऊपर ही जाएगा। अब अगर इससे भी कम है तो फिर वहां पे रिस्क है, क्योंकि फिर संभावना कुछ भी हो सकती है। आई आपको बात समझ में? हाँ ठीक है भाई, जितने भी लोग कमेंट में कह रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, मैं करूं या ना करूं, तो उसी के लिए तो ये आपको मैं बता रहा हूं, है ना। अब इसको देखकर आप कमेंट में बताओ कि कितने लोग फिजिकल की तैयारी शुरू करेंगे और कितने लोग नहीं करेंगे। अभी मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है ना, अभी आप कॉमन लेवल पर चलो, ठीक है। जो कट ऑफ में बता रहा हूं वो 87% वालों का रहेगा, मत सोचो अभी, इतना दिमाग मत लगाओ, है ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, कट ऑफ में ये रहेगा, फीमेल का रहेगा, 87% वालों का रहेगा। हमेशा आप उन चीजों पे काम करो जो आपके कंट्रोल में हो, और आपके कंट्रोल में एक ही चीज है पढ़ाई, आपके कंट्रोल में एक ही चीज है मेहनत, आपके कंट्रोल में एक ही चीज है कि फिजिकल में आप कितने नंबर खींच सकते हो। 87% आपके कंट्रोल में है नहीं, रिजर्वेशन आपके कंट्रोल में है नहीं, कट ऑफ आपके कंट्रोल में है नहीं, पेपर का लेवल आपके कंट्रोल में है नहीं, और आप उन चीजों को लेकर परेशान रहते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जबकि आपको काम वहां करना चाहिए जो आपके कंट्रोल में है। समझ रहे हो बात मेरी? इसीलिए इस एग्जाम में अगर आप अच्छा नहीं कर पाए तो अपनी गलतियों से सीखो और अगली बार इतने अच्छे नंबर लाओ कि अपनी कैटेगरी का जो पिछला कट ऑफ था उससे 5 नंबर ज्यादा ही लाओ। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, और मेरे या किसी भी टीचर के कट ऑफ की वीडियो की जरूरत ही नहीं है। अपना खुद का एक कट ऑफ सेट करो और उतने नंबर लाने की हमेशा कोशिश करो। कोई मतलब नहीं कट ऑफ की वीडियोस देखने से, और मैं कट ऑफ में बहुत भरोसा करता नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कट ऑफ बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। बट आप लोग के डेली इतने कमेंट आते थे तो इसलिए वीडियो मजबूरी में बनाना पड़ा है। मैं कट ऑफ की वीडियो हमेशा मजबूरी में बनाता हूं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता कट ऑफ पे बात करने में। और जब मैं तैयारी करता था, मैंने भी 11-12 एग्जाम्स निकाले, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने जीवन में अपनी तैयारी के दौरान कभी कट ऑफ देखा ही नहीं कि किसी परीक्षा का कट ऑफ किया जाता है। मैंने अपना एक टारगेट सेट कर लिया था कि भैया मुझे इतने नंबर लेकर आना है, मतलब आना है, और मैंने कभी कट ऑफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा, है ना। और अपने हर स्टूडेंट को मैं यही सलाह देता हूं कि अपना खुद का एक मार्क, एक अपना एम टारगेट करो, यार इतने नंबर अपने को लेकर आने हैं, है ना, वो सबसे बेस्ट है। पर फिर भी आप चाहते थे तो इतना सारा मेहनत करके ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। क्लियर है भाई? अगला एक सवाल हो सकता है कि फिजिकल कब होगा, तो उम्मीद मुझे ये है अभी 15 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ है, ऐसा मेरा अनुमान है कि शायद हो सकता है कि 1 या 2 दिन में, आने वाले हफ्ते भर में इसकी आंसर की जारी हो जाएगी, रिस्पॉन्स शीट जारी हो जाएगी, तो दावा आपत्ति वाला काम आ जाएगा, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कौन से सही हुए हैं, ये आ जाएगा भी, रिस्पॉन्स शीट कुछ ही दिनों में मुझे लगता है आ जाएगी।